नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल अ वेरी न्यू एंड फ्रेश लेक्चर ऑफ करंट अफेयर्स। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोजेक्ट वीर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राम रघुवंशी और साथियों यहां पर हम शुरू कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स को लेकर करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में दोस्तों हम आगामी एसएससी एग्जाम्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर्स को हिट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और ये है करंट अफेयर्स फॉर एसएससी एग्जाम। और चलिए भाई, ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आर्टेमिस मिशन है, sending 4 astronauts on a 10-day journey around the moon is associated with which space agency। देखिए, ये बीते दिनों की सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है स्पेस के क्षेत्र में। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर 10 दिवसीय यात्रा पर भेजने वाला आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। और ऑप्शन क्या है? नासा या जाक्सा या इसरो या ईएसए। और साथियों, ये जो मिशन है ना, आर्टेमिस मिशन, यह एक ऐसा मिशन है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 10 दिन के लिए चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करवाया जाएगा। और यह भेजा है किसने? यह भेजा है नासा ने। यह भेजा है दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भेजा है। चलिए, वहीं बाकी ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो जाक्सा जो है वह जापान की स्पेस एजेंसी है और इसी तरह दोस्तों हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। और इसी तरीके से दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन की है वो है ईएसए। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? नासा है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद आपको राइट आंसर की भी स्लाइड यहाँ पर मिलने वाली है। इसका राइट आंसर है दोस्तों नासा। और देखिए आर्टिमस आर्टिमिस मिशन जो है वह नासा का मून मिशन है और नासा ने मतलब कि अमेरिका ने दोस्तों 1972 के बाद 1972 में इन्होंने अपोलो मिशन भेजा था। उस अपोलो मिशन के बाद एक बार फिर मानव को भेजा है। तो 1972 के बाद मानव के साथ जो मिशन चंद्रमा पे भेजा गया है ये वो मिशन है। तो बहुत महत्वपूर्ण था और इसका राइट आंसर नासा है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यूविका प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन न्यूज रिसेंटली। देखिए कार्यक्रम है यूविका कार्यक्रम, जो कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जिसके बारे में हाल ही में समाचारों में काफी सारी चर्चा हुई है। देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है। यूविका कार्यक्रम का संबंध किस से है, क्योंकि बीते दिनों यह काफी बड़ी चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, तो युविका कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला है आर्कियोलॉजी मतलब कि पुरातत्व, दूसरा है स्पेस साइंस मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान, तीसरा है मैथमेटिक्स मतलब गणित और चौथा है इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर ये है दोस्तों, यह स्पेस साइंस से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? स्पेस साइंस से। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पेस साइंस से संबंधित कार्यक्रम जो है बीते दिनों चर्चा में बना हुआ था, जिसका नाम है यूविका कार्यक्रम। और यह दोस्तों युवा वैज्ञानिकों के लिए कार्यक्रम है। जो यंग साइंटिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसका नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। और यह युवा विज्ञानी कार्यक्रम शॉर्ट में हो जाता है यूविका। ऑल सेट, ऑल क्लियर, याद रहेगा। तो युवा का हो गया यू, विज्ञानी का हो गया वी और कार्यक्रम का हो गया का। और इस प्रकार युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है, युवा मतलब यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है, ये युविका कहलाया। इसे 2019 में शुरू किया गया था दोस्तों, 2019 में। और इसका उद्देश्य था 9th क्लास में जाने वाले बच्चों को अंतरिक्ष के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, क्योंकि यही उम्र है जब बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो सरकार चाह रही थी कि हमारे देश के बच्चे अब इनोवेशन में भाग लें, इसीलिए जो है 9th क्लास से ही उन्हें युवा विज्ञानी कार्यक्रम से जोड़ना चाह रही है सरकार। और यह इसरो का एक कार्यक्रम है, याद रखिएगा, इसे इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जाने वाले हैं दोस्तों। देखिए क्या कहा जा रहा है।
हु टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोस्तों, सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन संभालने वाले हैं? बीते दिनों ही घोषणा हुई है और बहुत जल्द पदभार ये ग्रहण कर लेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला है संजय वात्सायन, दूसरे हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, तीसरे हैं मनोज नरवणे और चौथा ऑप्शन है दोस्तों धीरज सेठ। देखिए क्या ऑप्शन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब भी आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं, तो ये मानकर चलिए कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो सेना के उप प्रमुख का पदभार दोस्तों मिलने वाला है किसे? धीरज सेठ जी को मिलने वाला है। तो राइट आंसर क्या आएगा? धीरज सेठ। चलिए इनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों राइट आंसर है धीरज सेठ, और धीरज सेठ जी जो है वह आर्मी चीफ जो है वो बनने वाले हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, आर्मी चीफ में भी क्या बनने वाले हैं? वाइस चीफ बनने वाले हैं, उप प्रमुख बनने वाले हैं, राइट। और थल सेना के नए उप प्रमुख के तौर पर इन्हें नियुक्त किया जा चुका है, पदभार बस ग्रहण कर लेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में लगातार आते रहते हैं दोस्तों। यही ट्रेंड है एसएससी का, यही तरीका है। आप अगर इनमें बहुत अच्छी कमांड बनाएंगे तो सीधे इसका फायदा आपको जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए एक यहाँ पर फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, माटी नाइन। माटी नाइन फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच रीजन सीन इन न्यूज रिसेंटली। हाल ही में खबरों में आए माटी नाइन महोत्सव का संबंध किस खेल से है? देखिए एक खेल महोत्सव है माटी नाइन, जिसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। और ऑप्शन देखिए, पहला है पूर्वांचल, दूसरा है अरावली, तीसरा है दोनों, बोथ, ए और बी, और चौथा है नन ऑफ अबव, मतलब उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और दोस्तों इसका राइट आंसर है पूर्वांचल। ठीक है, याद रखिएगा माटी नाइन का संबंध किससे है? पूर्वांचल से है भाई। तो एकदम फ्लैट, एकदम सीधा ये क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए माटी नाइन जो है ये दोस्तों यूपी के पूर्वांचल, यूपी का जो पूर्वांचल है ना, वहां पर खेले जाने वाला, वहां पर आयोजित होने वाला एक महोत्सव है, एक आयोजन है। और इसमें विशेषकर 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो है आर्ट एंड कल्चर पर काफी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा भोजन के अलग अलग पकवान यहाँ पर बनते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एज ए टूरिज्म इसे प्रमोट किया जाता है, लोग इसे घूमने, इसे देखने आते हैं। यहाँ पर वहाँ की जो लोकल क्षेत्रीय लोक कला और संस्कृति है उसे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो यह क्षेत्रीय लोक कलाओं को, वहाँ की संस्कृति को और वहाँ का जो रूरल हैंडक्राफ्ट है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, राइट। तो ये है यूवी का कार्यक्रम, सॉरी माफ करना, ये है माटी नाइन। ठीक है, ये है माटी नाइन, और माटी नाइन का संबंध पूर्वांचल से है, यूपी के। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, काफी लोकप्रिय ये महोत्सव है वहां का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अब हम बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और हिंदी में क्या है? कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और ये किस राज्य में है भाई? ये है हिमाचल प्रदेश में क्या, यूपी में है क्या, बिहार में है क्या, और झारखंड में है क्या? देखिए आप भी साथ में मेरे साथ कोशिश कीजिए कि आप राइट आंसर बता सकें। कहां पर है कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको बताना है। हिमाचल में है, यूपी में है, बिहार में है या झारखंड में है? वैसे इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कहां पर है कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य? ये है हिमाचल प्रदेश में। देखिए हमारे देश में हम वन संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दोस्तों अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। और सरकार नेशनल पार्क बनाती है जहां पर काफी कठोर नियम होते हैं और बहुत ही लिमिटेड टूरिज्म होता है। वहीं सरकार वन्य अभ्यारण्य भी बनाती है दोस्तों, जहां पर काफी सारे राइट्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि हमें फॉरेस्ट विलेजेस देखने को मिलते हैं और वनों का संरक्षण भी हो जाता है, लोगों की आजीविका भी चलती रहती है और टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है भाई। हिमाचल प्रदेश में भी अगर आपको जानना है कहां पर है, तो चंबा जिले में है।
और ये कुछ चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो दोस्तों यहाँ पर कस्तूरी मृग देखने को मिलता है। कस्तूरी मृग आपने सुना होगा। कस्तूरी मृग ऐसा हिरण होता है दोस्तों जिसके शरीर में कस्तूरी पाई जाती है और उससे काफी एक ये कह लो फ्रेग्रेंस निकलती रहती है, काफी मैजेस्टिक, काफी करिश्माई वो फ्रेग्रेंस होती है, बहुत ही सौंधी सौंधी मीठी मीठी। ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कस्तूरी की फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रही है। ठीक है, कहते हैं कि कस्तूरी मृग पूरे जीवन भर बस यही बात खोज रहा होता है कि फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रही होती है, और उसके शरीर से ही आ रही होती है। तो ये वो कस्तूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। बर्फ में रहने वाले जो तेंदुए होते हैं ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफी फेमस होती है। नाम क्या है? कगाती। कगाती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको चंबा जिले में देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमालयन जो कोस्ट है, हिमालयन जो फुट हिल है, वहां पर जो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली काफी फेमस है ये, प्लीज इसे याद रखिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, डेनिस डेनिस जो मेंट्रोव है, तो डेनिस मेंट्रोव इज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अराइव्ड इंडिया रिसेंटली। देखिए, डेनिस मेंटरोव किस देश के पहले उप प्रधानमंत्री हैं जो कि बीते दिनों भारत आए थे? देखिए, पूरे विश्व में जितने भी ऐसे राष्ट्रपति हैं या फिर ऐसे प्रधानमंत्री हैं या फिर वाइस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वहाँ के कोई सचिव आया हुआ है हमारे यहाँ, या फिर कोई मंत्री, जैसे कि कई बार डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज के आते हैं। काफी हॉट टॉपिक होता है ये, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। आपसे वही पूछा जा रहा है, डेनिस मंट्रूप किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जो बीते दिनों भारत आए थे? ऑप्शन देखिए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या रसिया। और राइट आंसर है इसका रूस दोस्तों। जो डेनिस मेंट्रूव है ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रसिया के। ऑल गुड। चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़ा इनके बारे में बात कर देते हैं। ये रूस के हैं और याद रखिएगा रूस के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। रूस में पहली बार उप प्रधानमंत्री बनाने का कल्चर शुरू हुआ है। आमतौर पे वहां पर ऐसा होता नहीं है, बट पहली बार वहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके से बदला है ना रूस यूक्रेन वॉर के बाद, तो वहां पर पहली बार वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो बने हैं डेनिस मेंट्रूव, और वो इंडिया आए हैं। ठीक है, और उद्देश्य क्या था भाई? भारत आएंगे अगर तो उद्देश्य क्या रहेगा? व्यापार। आप सभी जानते हो रूस और भारत लंबे समय से व्यापारिक भागीदार रहे हैं, उसके लिए आए हैं। इसके अलावा बीच में जो आर्थिक जो हमने समझौते किए थे और जो आर्थिक हमारे यहाँ लेन देन हुआ था उसे भी आगे बढ़ाना है। इसके अलावा हम और रूस लंबे समय तक वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर भी साझेदार रहे। हमने और रूस ने मिलकर एक बहुत ही बेमिसाल मिसाइल बनाई है दोस्तों, ब्रह्मोस। तो ऐसी हम और भी चीजें बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अमेरिका की मोनोपोली बहुत ज्यादा है, उसे बैलेंस करने के लिए चर्चा जरूरी थी। तो याद रखिएगा डेनिस मंट्रोव रूस के पहले उप प्रधानमंत्री। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और देखिए क्या कहा जा रहा है, द करीबा डैम। याद रखिएगा नाम थोड़े अलग है। द करीबा डैम वेयर आ 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? दोस्तों, करीबा बांध, करीबा बांध जहां पर 500 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है, वो किस नदी पर है? गंगा में है या जामबेंजी में है या फिर कॉन्गो में है या फिर माही में है? ये आपको बताना है। आपसे पूछा जा रहा है कि करीबा बांध किस नदी पर है, सिंपल। और ये काफी चर्चा में आया था, है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, काफी चर्चा का ये विषय। करीबा बांध किस नदी पर है? गंगा में है, जामबेंजी में है, कांगो में है या माही में है? इसका राइट आंसर आएगा जामबेंजी नदी। और जो जामबेंजी रिवर है वहां पर एक करीबा बांध बनाया जा रहा है जहां पर 500 मेगावाट का सोलर प्लांट स्टेब्लिश्ड दोस्तों हो रहा है। और ये जो नदी है ना जिम्बेंजी, ये है भाई आपकी कहा की आपने एक देश का नाम सुना होगा जाम्बिया, और एक देश का नाम सुना होगा जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये जो दो देश है ना, इन दोनों की सीमा रेखा पर जो नदी बहती है उसका नाम है जामबेंजी। और इस जामबेंजी पर जो करीबा बांध है वो बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, याद रखिएगा। तो करीबा बांध काफी फेमस है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये कह लो वर्ल्ड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा देखिए इसे, फिर हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को। यहाँ पर बात किसके बारे में हुई है? करीबा बांध के बारे में हुई है। ओके, ऑल गुड, चलें आगे। देखिए भाई, अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनऑर्गेनल 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव। देखिए, एक पहल शुरू की गई थी, 20 मतलब 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट करके एक पहल थी, और उसके उद्घाटन में किस शहर को शामिल किया गया है? किस शहर को शामिल किया गया है? 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट। देखिए, लगातार पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं, और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए हम नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के देश चाह रहे हैं कि वो एक साल में जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करते हैं वो उतना जंगल लगाए, या उनके पास उतनी ग्रीनरी हो कि वो जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करते हैं या एमिट करते हैं वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसी को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। और 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में किस शहर को शामिल किया गया? ऑप्शन देखिए, केरल का वर्कला, या उड़ीसा का पुरी, या फिर पणजी गोवा का, या फिर कन्याकुमारी। 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल का वर्कला। केरल के वर्कला शहर को 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट में शामिल किया गया है, जो कि इनिशिएटिव है हमारी पर्यावरण प्रदूषण और जो चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज के उसको कम करने के लिए। देखिए, ये है हमारा भारत का कोस्टल, और यहाँ पर जो राज्य है वो है केरल, और केरल में है वर्कला नामक एक शहर, जो कि एक कोस्टल शहर है। और यहाँ पर हम पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए यहाँ पर हमने इनिशिएटिव का उद्घाटन किया है। ये जो 20 सिटीज जो है जीरो वेस्ट पर काम करेगी, मतलब यहाँ पर शून्य तौर पर कचरा निकलेगा, शून्य कचरा उत्पादित होगा। मतलब ये रिसाइकिल करेंगी या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगी। और यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है सरकार, मतलब सरकार ये चाह रही है कि यहाँ पर लोग आए और देखें कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा शहर बिना प्रदूषण के रह सकता है। तो ये है वर्कला शहर, जहाँ पर 20 सिटीज जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, जीरो वेस्ट कार्यक्रम शुरू हुआ। राइट, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, आशियान सॉरी माफ करना एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? देखिए, एशिया के देशों का एक बहुत बड़ा आयोजन है एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। चाइना के बीजिंग में हुआ है, या भारत के नई दिल्ली में हुआ है, या फ्रांस के पेरिस में, या फिर उलन बटार टर्की में। और आपको बताना है इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है उलान बटार। क्या है? उलान बटार। ठीक है, एक बार देखिए इसे, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है दोस्तों वो हुआ है कहां पर? उलान बटार में हुआ है। चलिए भाई देखिए, और एक सेकंड माफ करिएगा, उलान बटार मंगोलिया का शहर है। राइट, तो टंग स्लिप हो गई, तो कंफ्यूजन पहले ही दूर कर लेते हैं। तो मंगोलिया जो है ना, ऑलरेडी ये मान लीजिए आपकी बहुत बड़ा बॉक्सिंग हब है ना। माफ करना, जल्दबाजी में मैंने कह दिया था, बट मैं रिकॉल अब सही तरीके से कर पा रहा हूँ। मंगोलिया में ये हुआ था, और उलान बटार में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, और यही सारी बातें जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबली इन नगोया प्रोटोकॉल कॉम्प्लियंस सर्टिफिकेट? नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन प्रमाण पत्रों में वैश्विक स्तर पर किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए, नगोया प्रोटोकॉल जो है, यह वो प्रोटोकॉल हैं जिनका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है। ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे थे बहुत सारे देशों ने। और कौन सा देश है जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। आंसर मतलब ऑप्शन देखिए पहले, फिर आंसर देखेंगे। इंडिया, यूएसए, जापान या ऑस्ट्रेलिया। और राइट आंसर है दोस्तों इंडिया।
राइट आंसर क्या है? इंडिया। दोस्तों भारत ने नगोया प्रोटोकॉल की चीजों को मानने के मामले में पूरे विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसलिए हमें सर्टिफिकेट मिला है इस काम के लिए। चलिए इस पे थोड़ी बात करते हैं। राइट आंसर है भारत। अच्छा, जो नगोया प्रोटोकॉल है थोड़ी उस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो दोस्तों नगोया जो प्रोटोकॉल है ये 2010 में आए थे और पर्यावरणीय सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता इसका मुख्य विषय था। ठीक है, पर्यावरणीय विविधता के अंदर भी अगर पर्यावरणीय सुरक्षा के अंदर भी मुख्य विषय इसका क्या है? जैव विविधता। याद रखिएगा, पर्यावरणीय सुरक्षा और मूल जो विषय था वो था जैव विविधता और भारत को फर्स्ट रैंकिंग इसमें मिली। सही है, तो ये है नगोया प्रोटोकॉल जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट विल टेक प्लेस इन। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? दोस्तों ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसमें केवल 5 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें और भी कंट्रीज जो है वो जोड़ दिए गए हैं। तो देखिए इसकी बैठक जो है, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी ये आपको बताना है। और ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलोर, पटना या लखनऊ। राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में कहां पर होगी? नई दिल्ली में होगी। ठीक है, तो राइट आंसर है नई दिल्ली। और ब्रिक्स जो है ये 2009 में बना है, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स कब बना है? 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट सेमी कंडक्टर प्लांट इन विच प्लेस? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया है? सेमीकंडक्टर आप सभी जानते हैं, सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन आया है बीते सालों में और हर एक सामान अब चिप पर ही बन रहा है और चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर लगते हैं। और सेमीकंडक्टर प्लांट हमारे यहाँ बना है कहाँ पर ये आपको बताना है। साणंद पर, गांधीनगर पर, लखनऊ या फिर कहाँ पर? पटना पर। राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? राइट आंसर क्या आएगा? साणंद। राइट आंसर क्या आएगा? साणंद। ठीक है, तो ए इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का भाई। चलिए देखिए इसे, और राइट आंसर है इसका साणंद। देखिए हम चाहते हैं कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन जाएं। बीते दिनों में जो जब से वॉर का माहौल बना है पूरे देश में, चिप शॉर्टेज हो गई है। अब चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदें या फिर आप कोई भी लैपटॉप खरीदें या कोई भी सामान खरीदें आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसके अंदर चिप है और चिप शॉर्टेज की वजह से चीज़ों के प्राइस हाइक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया गया है और हमने क्या किया था, एक इनिशिएटिव शुरू किया था दोस्तों जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत हमने इसे बनाया है, मतलब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, चिप के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार ने 2021 में शुरू किया था और उसी के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा था जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 बिगन इन विच प्लेस? देखिए एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आरंभ किस स्थान पर होगा? ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, पटना है ऑप्शन में, नई दिल्ली है ऑप्शन में, ग्रेटर नोएडा है ऑप्शन में और लखनऊ है ऑप्शन में। भाई इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहां पर होगा? पटना में, नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में या लखनऊ में? राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा दोस्तों। ये जो इंडिया स्किल कंपटीशन है ये होने वाला है कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है और हमारे यहाँ जो MSDE है, हिंदी में इसे कहते हैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। ये जो हमारे यहाँ मंत्रालय है, ये मंत्रालय इसे कर रहा है ताकि हम भारत के युवाओं को स्किल के प्रति जागरूक करें और उनके अंदर स्किल आए। जब स्किल सेट आएगा तो वो बेहतर तरीके से कुछ इनोवेटिव सोच पाएंगे, प्रोडक्टिव सोच पाएंगे। राइट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे जा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एनर्जी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, या फिर आरबीआई के द्वारा, या नाबार्ड के द्वारा, या फिर दोस्तों किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा। ये आपको बताना है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। नीति आयोग मतलब एक हमारे यहाँ थिंक टैंक है नीति आयोग, और आरबीआई तो आप जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है। नाबार्ड हमारे यहाँ एक ऐसी बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और एनएसओ जो है वो हमारे यहाँ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठे करता है। गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े हमारे यहाँ एनएसओ ही जारी करता है। ठीक है, तो यही जो है वो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया की रिपोर्ट भी जारी करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? एनएसओ। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखिए। एनएसओ की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं भाई से, ठीक है, और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये ही भारत में बहुत सारी चीजों को मैनेज करता है। जैसे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े यही जारी करता है भाई, भारत में गरीबी के आंकड़े भी यही जारी करता है, और इसके अलावा भारत में ऊर्जा संबंधी आंकड़े भी यही जारी करता है। तो एक बहुत ही बढ़िया संस्था है ये एनएसओ। चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनॉग्रल 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव? ये जो अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? वर्कला, पुरी, पणजी और कन्याकुमारी। राइट आंसर क्या है दोस्तों? वर्कला। राइट आंसर क्या है इसका? वर्कला को शामिल किया गया है। तो ये तो हमने अभी देख लिया था, तो आई होप कि आपको तो पता ही है इसके बारे में, तो ज्यादा देखेंगे नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड हैज बीन गिवन टू होम? राष्ट्रीय पुस्तक समीक्षा पुरस्कार किसे दिया गया? राष्ट्रीय पुस्तक समीक्षा पुरस्कार अमिताभ कांत जी को दिया गया है, या अरुंधति राय को, या रोनाल्ड रॉस को, या फिर इनमें से किसी नहीं, नन ऑफ दी अबव को? राइट आंसर है दोस्तों अरुंधति राय। ये जानी मानी लेखिका है। इनके बारे में देखिए, अरुंधति राय जी जो है ये बड़ी प्रसिद्ध लेखिका है हमारे यहाँ की, और इन्हें 1997 में इनका एक उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। बुकर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है लिटरेचर के लिए। ठीक है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है बुकर, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। तो इन्हें बुकर प्राइज मिला है 1997 में अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, और यही है जिन्हें राष्ट्रीय पुस्तक समीक्षा पुरस्कार भी मिला है इस बार का। काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑफ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च्ड रिसेंटली? देखिए हाल ही में लॉन्च किए गए 11वें नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये पहले जहाज का नाम क्या है? सांची नाम है, या सिंधुदुर्ग नाम है, या शीतला, या आरोग्यम? क्या नाम है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन को देखिए। हाल ही में हमने एक जहाज लॉन्च करा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और इसका नाम क्या रखा गया है? सांची रखा गया है, या फिर दोस्तों सिंधुदुर्ग, या शीतला, या आरोग्यम? राइट आंसर है सांची। क्या रखा गया है? सांची नाम रखा गया है, याद रखिएगा। और राइट आंसर है दोस्तों सांची। और हम 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोलियम वेसल बना रहे हैं, ये उनमें से एक है। तो ये क्या करेगा? हमारा जो कोस्टल इलाका है, आप सभी जानते हो भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, और इस पूरी की पूरी जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए हम इस प्रकार के वेसल बना रहे हैं, इस प्रकार के जहाज बना रहे हैं, ये उनमें से एक है। ठीक है, तो देखिए इसे, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा 18वां, और जरा इसे ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है दोस्तों। ये है वर वरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट
which has recently witnessed the reintroduction of black bug into रामपुर ग्रासलैंड। देखिए, एक यहां पर वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है वरनावा पारा। ये जो वरनावा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस राज्य में है? जहां पर हाल ही में रामपुर घास के मैदान में काले हिरणों को फिर से लाया गया। देखिए, काले हिरण ब्लैक बग काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं भारत में और लुप्त हो रहे थे। एक बार फिर रामपुर ग्रासलैंड में इसे स्टैब्लिश करने की कोशिश दोस्तों की जा रही है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है या महाराष्ट्र में? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। राइट आंसर आएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये जो वरनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वरनावा पारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोस्तों 1976 में बनी और यहाँ पर लंबे समय से काले हिरण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। काले हिरण के संरक्षण का काम यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए क्या कहा जा रहा है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रेन एज ड्रोन पायलट अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना एज ऑफ अप्रैल 2026। काफी एक बेहतरीन योजना आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, नमो दीदी ड्रोन योजना, जिसमें महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाया जाता है। तो अप्रैल 2026 तक नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिलाएं, महिला स्व सहायता समूह की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मतलब किस राज्य की महिलाओं को सबसे ज्यादा ड्रोन पायलट बनाया गया? तो ड्रोन पायलट का किस में बनाया गया? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र में या तमिलनाडु? केरल, कर्नाटक, आंध्र या तमिलनाडु, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको देना है। राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा ड्रोन पायलट बनी है महिलाएं नमो दीदी योजना के तहत। अप्रैल 2026 तक की मैं बात कर रहा हूं। राइट आंसर है कर्नाटक। नमो दीदी ड्रोन योजना जो है ये 2023 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाता है और ये जो ड्रोन पायलट होते हैं ये किसानों की मदद करते हैं खेतों में फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या जमीन के बारे में पता लगाने के लिए या फसल के बारे में पता लगाने के लिए ये सर्वे भी कर सकते हैं, उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इन सब कामों के लिए ये किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है कि 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाना है। ये बेहतरीन योजना है और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप बिगन विच प्लेस? ठीक है, यहां पर 2 बार जूनियर हो गया, थोड़ा माफ करना, टाइपो हो जाता है। राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर शुरू हुई है? जयपुर में, दिल्ली में, नागपुर में या फिर बेंगलोर में? जयपुर, दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर। जयपुर, दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर। कहां पर शुरू हुई है? नागपुर में शुरू हुई है। तो जूनियर बॉक्सिंग, नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हुई है? नागपुर में शुरू हुई है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर युवा मुक्केबाज आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं अपनी प्रतिभा। ठीक है, चल जल्दी से देखिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 और यहां पर बात की जा रही है BIRAC, बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? ये जो BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है वो कहां पर शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। मैसूर में शुरू हुआ है, मुंबई में शुरू हुआ है, पटना में या नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से देखिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा आपको। देखिए भाई, इसे कहां पर शुरू होगा? मैसूर में, मुंबई में, पटना में या नई दिल्ली में? और इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों मैसूर। राइट आंसर क्या है? मैसूर। चलिए जरा देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है मैसूर। और देखिए, हमारी सरकार चाह रही है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ें, बायोटेक को बढ़ावा देना चाह रही है सरकार। तो मैसूर में एक सेंटर बनाया जाएगा और ये सेंटर क्या करेगा? तो ये BIRAC होगा। मतलब ये BIRAC क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, बायो
टेक्नोलॉजी, बी का मतलब हो गया बायोटेक्नोलॉजी, आई का मतलब हो गया दोस्तों इंडस्ट्री, आर का मतलब है रिसर्च, ए का मतलब है असिस्टेंट, और सी का मतलब है दोस्तों काउंसिल। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो नई कंपनियां खुल रही हैं, वो और तेजी से खुलें। तो ये 2012 में भारत सरकार ने शुरू की थी और अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी पहली जो बनाई जा रही है लैब इंक्यूबेशन सेंटर, वो मैसूर में बनाई जा रही है। राइट। क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर आ रहा है अरमेंदु प्रकाश वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी रिजाइन रिसेंटली। अमरेंदु या अमरेंद्र प्रकाश किस कंपनी के चेयरमैन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है, खास तौर पर ऐसी कंपनियां जो महारत्न कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उन पर आप जरूर नजर रखिएगा। अगर वो नियुक्त किए जाते हैं या फिर रिटायर होते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अमरेंद्र प्रकाश किस कंपनी के चेयरमैन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? ये आपको बताना है। गेल, भेल, सेल और बेल। राइट आंसर आएगा SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से एक है। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। देखिए, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है उसे PSU या PSE कहा जाता है। PSU का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSE का मतलब है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। भारत सरकार की कंपनीज को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ऐसी कंपनी जो 25,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती है और लंबे समय तक प्रॉफिट में रहती है, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, उन्हें महारत्न कहा जाता है। फिर ऐसी कंपनियां जो महारत्न तो नहीं बन पाई है लेकिन लगातार प्रॉफिटेबल है, उन्हें नवरत्न कहा जाता है। मैं बहुत सरल भाषा में बात कर रहा हूँ। और ऐसी कंपनियां जो अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, उन्हें मिनी रत्न कहते हैं। ठीक है। तो मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ये 3 कैटेगरीज है और इनकी बहुत सारी शर्तें हैं। पर महारत्न कंपनियां ज्यादा काम की हैं, आपके 14 है फिलहाल। इनके बारे में जरूर एक बार आप देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? देखिए, आप सभी जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी दुनिया तेजी से काम कर रही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत किस नंबर पर पहुंच गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर है तीसरा। हम नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसे बार बार बनाया जा सकता है। एनर्जी 2 प्रकार की होती है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ऐसी ऊर्जा जिनके स्रोत एक बार खत्म हो जाने के बाद कई हजार साल लगते हैं जिन्हें बनाने में, लाइक कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, वो अनवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा जिसे बार बार बनाया जा सकता है, जो प्रदूषण भी नहीं फैलाती, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया भाई, पूरी दुनिया में। याद रखिएगा। और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन भी हासिल कर लेंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब है दोस्तों कि भारत जितने उसके पास जंगल हैं और उन जंगल की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है, उतना ही हम कार्बन उत्सर्जित करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, और काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हु वॉन द गोल्ड मेडल विद अ जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट द ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि ग्रेनेडा स्पेन में हुई है? देखिए, स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये आपको बताना है। अभिनव बिंद्रा और अपूर्वी चंदेला, या सौरभ चौधरी और मनु भाकर, या मुकेश नीलावल्ली और पलक गुलिया, या फिर जीतू राय और हिना सिद्धू? राइट आंसर है मुकेश नीलावल्ली और पलक गुलिया ने जीता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है ये करंट अफेयर्स है। ठीक है। कौन? मुकेश नीलावल्ली और पलक गुलिया। एक बार पढ़ के देखिए क्योंकि नाम थोड़े से यहाँ पर अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। और यह है क्वेश्चन नंबर 25। आज का दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। द AI पावर्ड चैटबॉट अभय हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? AI का इस समय एरा चल रहा है और AI से चलने वाला एक चैटबॉट है अभय, किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? NIA,
माफ करना, एनआईए, आईबी, सीबीआई या ईडी? राइट आंसर है सीबीआई। दोस्तों सीबीआई ने अभय नामक एआई चैटबॉट रिलीज किया है और ये क्या करेगा, जितनी भी जांच प्रक्रियाएं हैं उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत मैनेज करेगा और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएगा। देखिए सीबीआई की स्थापना जो है यह 1963 में हुई थी, याद रखिएगा, और संथानम कमेटी के द्वारा की गई थी। तो ये है दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप सो कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले होंगे। स्वाभाविक तौर पे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और प्लीज इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है।